नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। आज हम देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 100 क्वेश्चन जो कि सीटेट ऑनलाइन एग्जाम में पूछे जा चुके प्रश्न है। और ये प्रश्न आपको आने वाली जो आपके सीटेट एग्जाम दिसंबर 2023 के लिए, जनवरी 2023 के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं, क्योंकि आप जितने भी विगत वर्षों के प्रश्न पत्र हैं उनको जरूर सॉल्व कीजिएगा यदि आप सीटेट देने जा रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत हेल्पफुल रहेंगे और सीटेट एग्जाम बहुत अच्छे स्कोर के साथ में आप एक बार में ही क्लियर कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इन 100 क्वेश्चन की और एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे। तो थोड़ा सा समय आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर 100 क्वेश्चन एक साथ देख पाएंगे, क्योंकि भाई हम कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ समय तो देना पड़ता है। तो बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट है, इसमें एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए रिक्त स्थान करना चाहिए। तो यहाँ पर शिक्षक को क्या करना चाहिए अनुमान लगाने के लिए? तो यहाँ पर है प्रोत्साहित, अनदेखा, दंडित या अवरुद्ध। तो यहाँ पर आप बहुत आसानी से इसका उत्तर निकाल सकते हैं, क्योंकि एक ही यहाँ पर पॉजिटिव इसमें उत्तर हमारा निकल के आ रहा है। प्रोत्साहित करना, उसे इनकरेज करना, ये शिक्षक को यहाँ पर करना चाहिए। फर्स्ट विकल्प जो होगा उसमें यहाँ पर उत्तर हो जाता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न होगा यहाँ पर, विद्यार्थियों को हाल ही में सिखाए गए संप्रत्यय पर विस्तारण में मदद करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो शिक्षक को यहाँ पर किससे बचना चाहिए? विभिन्न उप संप्रत्ययों के बीच संबंध को क्रियान्वित करने के से, या फिर संप्रत्यय के उदाहरण और गैर उदाहरण बनाना, अभिग्रहित जानकारी को नई समस्याओं पर लागू करना, बोर्ड पर लिखना, विद्यार्थियों से इसे बिना समझे नकल करने के लिए कहना। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों को इसे बिना समझे नकल करने के लिए कहना, इससे शिक्षक को यहाँ पर बचना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो होगा यहाँ पर उत्तर होगा। आगे देखिए, किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है? जो उनके सामाजिक संदर्भों से जुड़ा हो, जो अत्यधिक चुनौतीपूर्ण और जटिल हो, या फिर जो उनके दैनिक जीवन के लिए अप्रासंगिक हो, जो अमूर्त से सरल की ओर बढ़ता हो। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि किस तरह का पाठ्यक्रम लागू करके विद्यार्थी जो विफल हो रहे हैं उनकी विफलता को कम कर सकते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर बच्चों से जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हुआ पाठ्यक्रम यदि रहेगा तो बच्चों की विफलता को कुछ हद तक यहाँ पर कम किया जा सकता है, और इसके लिए यहाँ पर फर्स्ट विकल्प जो रहेगा वो इसमें हमारा उत्तर होगा, कनेक्टेड टू देयर सोशल कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पर फर्स्ट विकल्प इसमें उत्तर होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण होगा? तो यहाँ पर है, कक्षा में प्रतिस्पर्धी संस्कृति का विकास करना, बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना, या फिर जानकारी को पृथक खंडों में प्रस्तुत करना, ऐसी उदाहरण देना जो विद्यार्थी के सामाजिक संदर्भ से संबंधित नहीं है। देखिए, हम यहाँ पर बात सार्थक सीखने के लिए कर रहे हैं, और सार्थक सीखने के लिए निम्न में से यहाँ पर जो महत्वपूर्ण होगा वो इसमें रहेगा, बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना। ये यहाँ पर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें रहेगा। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर उत्तर होगा इसमें। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आता है, विद्यार्थियों को नए संप्रत्यय पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? उन्हें दिए गए उदाहरणों में से सामान्य गुण खोजने के लिए कहें, उस संप्रत्यय से संबंधित गैर संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करें, या पहले जटिल उदाहरणों को प्रस्तुत करें और फिर सरल की ओर बढ़ें और नई जानकारी को पिछले ज्ञान से जोड़ना। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि विद्यार्थी को जब हम नया संप्रत्यय पढ़ाते समय शिक्षक को किससे यहाँ पर बचना चाहिए? तो देखिए, यदि विकल्प 3 की बात करें तो इससे बचना चाहिए, जिसमें बताया है कि पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करे फिर सरल की ओर बढ़े, इससे शिक्षक को बचना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा यहाँ पर इसमें उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़े, तो अगला प्रश्न आता है, विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उसकी मदद की है। ऐसा करने से विद्यार्थी रिक्त स्थान का विकास यहाँ पर कर रहा है, विलंबित नकल का, आत्मकेंद्रिता, अभिसंज्ञान का, या फिर है अति औचित्य का विकास यहाँ पर कर रहा है। तो विद्यार्थी यहाँ पर जो है, जब स्मरण के आधार पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देने के बाद विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उसकी मदद की, तो विद्यार्थी यहाँ पर अभिसंज्ञान का विकास कर रहा है, मेटा कॉग्निशन का प्रयोग कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो यहाँ पर इसमें उत्तर होगा। आगे देखिए, लक्ष्य प्राप्त करने के
करने के चरण दर चरण निर्देश को रिक्त स्थान कहा जाता है। कलन विधि, स्वतः शोध प्रणाली या साधन लक्ष्य विश्लेषण स्मृति सहायक विधि। तो यहाँ पर इसे हम कलन विधि के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा यहाँ पर इसका उत्तर होगा एल्गोरिथम इसे कहा जाता है, ऑप्शन फर्स्ट। आगे देखिए, विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियां उनके बारे में क्या बतलाती है। तो विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियां उनके बारे में क्या बतलाती है। अत्यंत गलत और तर्कहीन सोच प्रक्रिया, उच्च क्रम की भावनात्मक और बौद्धिक क्षमताएं, अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ, या फिर गंभीर संज्ञानात्मक कमियां और तंत्र संबंधी यहाँ पर विकार। तो देखिए, विद्यार्थियों के बीच में जो भ्रांतियां उनके बारे में क्या बतलाती है, अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ को यहाँ पर वो बताती है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए आगे देखें तो निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यार्थियों में गर्व का कारण बन सकती है। जब असफलता का कारण स्वयं को माना जाता है, जब असफलता का कारण दूसरों को माना जाता है, जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है, या जब सफलता का कारण दूसरों को माना जाता है। तो देखिए यहाँ पर कौन सी स्थिति गर्व विद्यार्थियों में गर्व का कारण बन सकती है। जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाएगा तभी हमें प्राउड फील होगा, यहाँ पर गर्व का कारण ये बनेगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर होगा। When success is seen as caused by oneself, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर होगा इसके लिए उत्तर। हावर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो सही कथन की पहचान करना है, बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती है। उपलब्धि बुद्धिमत्ता का सफल पैमाना है, या फिर एक खास वर्ग के व्यक्ति दूसरे वर्गों के व्यक्तियों से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है हमें हावर्ड गार्डनर के अनुसार यहाँ पर देखना है, और हावर्ड गार्डनर जो है वो उनका कहना है कि हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं जो हैं वो पाई जाती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर जो है विभिन्न प्रकार की या विविध प्रकार की जो बुद्धिमत्ताएं जो है वो पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। आंतरिक प्रेरणा से संबंधित यहाँ पर हमें देखना है, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रति की समझ बनाने के लिए जरूरी है। मुझे शिक्षक द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन करना चाहिए। मुझे प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए कुछ अध्ययन करना चाहिए, या मुझे अपने साथियों से प्रशंसा और प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना चाहिए। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पर ये है ना। ये प्रश्न हमारे खुद के लिए भी एक आंतरिक प्रेरणा का प्रश्न हो सकता है कि जब हम कोई भी काम करते हैं तो हमें आंतरिक यदि प्रेरणा मिलेगी तो उसकी पहचान यहाँ पर कैसे की जा सकती है। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आंतरिक प्रेरणा से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर दंड जो है ये यहाँ पर बाहरी प्रेरणा है, बाह्य प्रेरणा है। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आना ये भी एक बाह्य होगा, और प्रशंसा प्राप्त करना यानी कि साथियों से प्रशंसा प्राप्त करना ये भी एक बाह्य प्रेरणा है। तो आंतरिक प्रेरणा मतलब खुद जो है मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रति की समझ बनाने के लिए जरूरी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही यहाँ पर इसमें आंतरिक अभिप्रेरणा से संबंधित रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करें तो बच्चों के विकास का जो क्रम होता है यहाँ पर अमूर्त से मूर्त की तरफ होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, पैरों से सिर की ओर, या फिर हाथ पैर से केंद्र की ओर होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बच्चों का विकास का क्रम सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सेकंड विकल्प जो होगा वो यहाँ पर उत्तर होगा। आगे देखिए कथन है यहाँ पर वह बच्चा जो उत्तम या उच्च था, ये यहाँ पर मिसप्रिंट होगा थोड़ा सा, उच्च है, उच्च आय वाले परिवार से है, और उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवार से हैं। तर्क यहाँ पर दिया है बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुत विविधता है। इसमें हमें सही विकल्प का इसमें चयन इसमें करना है। तो देखिए यहाँ पर सही विकल्प का चयन करें। क्या ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की, या फिर ए आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की, या ए सही लेकिन आर गलत है, ए आर दोनों गलत है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए और आर दोनों ही सही है और आर यहाँ पर सही व्याख्या करता है ए की। तो फर्स्ट विकल्प इसमें उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न आता है, एक बच्चा पहले अपने हाथ से बॉल जैसी बड़ी चीजों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी से पकड़ का इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। तो यहाँ पर शीर्षगामी, समीप, दुराभिमुख, या फिर है साम्य धारण,
या फिर है संरक्षण। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये समीप दूराभिमुख सिद्धांत की को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सेकंड होगा ये हमारा इसमें सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखिए, फिर कथन संबंध क्वेश्चन है। कथन, बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य और रीतियों को केवल अभिभावक से सीखते हैं। और तर्क दिया है इसके पीछे, बच्चों का समाजीकरण एक सरल रैखिक प्रक्रिया है। यहाँ पर सही विकल्प हम कैसे चुन सकते हैं कि क्या दोनों सही है, दोनों गलत हैं, या एक सही है गलत है, और ये क्या तर्क इसके पीछे जो तर्क दिया जा रहा है ये तर्क सही व्याख्या करता है इसकी। तो देखिए, बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य, रीतियां केवल अभिभावक से सीखते हैं। तो सिर्फ अभिभावक ही बच्चों का समाजीकरण नहीं करते हैं, है ना। बच्चा हमेशा जिंदगी भर अपने घर में ही नहीं रहता है, वो बाहर के माहौल में भी सीखता है, और उसका जो समाजीकरण होता है, जानकारी होती है, कौशल होते हैं, रीतियां होती हैं, वो अपने समाज से, अपने गांव से, अपने शहर से, है ना, अपने देश से, बहुत जगहों से ये बातें बच्चा सीखता है। तो निश्चित रूप से सिर्फ अभिभावक ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं होते। घर में जब तक बच्चा रहता है, यानी कि जो शुरुआती दौर उसका होता है, तब तक बच्चे अभिभावक से सीखते हैं। उसके बाद जैसे बड़े हो जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, विद्यालय से सीखते हैं, कॉलेज से सीखते हैं, बहुत जगहों से सीखते हैं। तो यहाँ पर ये इसमें गलत होता है। अब देखिए, बच्चों का समाजीकरण एक सरल और रैखिक प्रक्रिया है, सही है। तो ये भी इसमें सही नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दोनों ही कथन जो है वो यहाँ पर गलत है, और उसके लिए बन जाता है ऑप्शन नंबर 4 जो कि AR, दोनों यहाँ पर गलत है। किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ को बना लेते हैं, परंतु ये नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय है और उनके निर्णय चीजों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। तो यहाँ पर हम उस अवस्था को पहचानना है जहां पर बच्चे वस्तु स्थायित्व को समझ तो बना लेते हैं, परंतु ये समझ नहीं पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर रहेगा वो संवेदी चालक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो इसमें बात की जाती है, जिसे हम प्री ऑपरेशनल भी कहते हैं। चलिए आगे देखिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बच्चों के लिए शिक्षक को मूर्त संसाधन व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। जटिल पदानुक्रमित संबंधों को दिखाते हुए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। अमूर्त समस्याओं पर काम करने के लिए कहना चाहिए। परिकल्पनात्मक सोच वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए मौके मुहैया कराना चाहिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वहां पर बच्चों के लिए शिक्षक को मूर्त संसाधन व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हो जाता है इसके लिए उत्तर। निम्नलिखित में से पाठ का सही उदाहरण क्या है? सवालों के जवाब बताना, संकेत व इशारे देना, भौतिक पुरस्कार देना, उद्दीपन प्रतिक्रिया के अनुकूलन को सक्रिय करना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पाठ जिसे हम स्कैफोल्डिंग के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो यहाँ पर सवालों के जवाब देना, संकेत व इशारे देना या भौतिक पुरस्कार देना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं संकेत व इशारे देना, ये हमारा इसमें यहाँ पर उत्तर होगा स्कैफोल्डिंग के लिए। चलिए ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या मातृभाषा घर की भाषा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? तो मातृभाषा को यहाँ पर प्रस्तावित करती है। घर की भाषा जो होगी बच्चों के लिए, मदर टंग जो होगी, होम लैंग्वेज होगी, वो यहाँ पर यूज करने के लिए प्रस्तावित की है, करती है। ऑप्शन नंबर 4 तो यहाँ पर उत्तर होगा। आगे देखिए, बैठने की व्यवस्था में लचीलापन अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्ष की विशेषताएं हैं? देखिए, बैठक व्यवस्था में लचीलापन बच्चे कैसे बैठ सकते हैं? अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना, यानी कि एक समूह के रूप में कार्य करना कौन से कक्ष की विशेषता होती है? व्यवहारवादी कक्षागत, सामाजिक संरचनावादी, शिक्षक केंद्रीय या पाठ्य पुस्तक केंद्रीय कक्ष। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऐसी जो कक्षा होगी जहां बैठने में लचीलापन होगा और साथ में समूह में कार्य करने की व्यवस्थाएं होंगी, तो वो सामाजिक संरचनावादी कक्ष यहाँ पर रहेगा। उसी की विशेषताओं में ये आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर होगा। आगे देखिए, किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखने में मदद करेगा? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं मानकीकृत व एक समान, पूरी तरह से परीक्षाओं पर केंद्रित या पूरी तरह से पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित या संलग्न व संदर्भित। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखने में मदद करेगा? तो निश्चित रूप से यहाँ पर संलग्न व संदर्भित ऑप्शन नंबर 4 जो होगा
ये संलग्न और संदर्भित शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान रखने में मदद करेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? रटने की क्षमता का परीक्षण, पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता को नापना, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मापदंड को बताना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का जो उद्देश्य यहाँ पर रहेगा वो इसमें रहेगा बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो यहाँ पर रहेगा इसके लिए उत्तर। समावेशन का क्या अर्थ है? समावेशन सभी विद्यार्थियों को का उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना, अनुचित प्रयास व अलगाव पैदा करने वाली बाधाओं को अनदेखा करना, भेदभाव को बहाना देना, मतभेदों के प्रति असहिष्णुता रखना या भागीदारी और जुड़ाव की समान अवसर यहाँ पर देना। तो देखिए हम समावेशन की बात कर रहे हैं और समावेशन जो होता है वो सभी विद्यार्थियों का उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर के सभी को अपनाना यहाँ पर समावेशन रहेगा। ऑप्शन फर्स्ट इसमें उत्तर होगा। विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? और विद्यार्थियों को पहचाने और उनका सम्मान करें, प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभवों को प्राथमिकता है, शिक्षण की सामग्री में विविधता को शामिल करें और कक्षा में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का अभ्यास करें। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को यहाँ पर किससे बचना चाहिए? तो प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभवों को प्राथमिकता है, इससे शिक्षक को यहाँ पर बचना है। ऑप्शन नंबर 2। आगे देखिए तो अगला क्वेश्चन, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा? पढ़ना, गायन, सोच या फिर है चलना? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं डिसलेक्सिया मुख्य रूप से एक पठन संबंधी विकार है और ये पढ़ने वाली जो कठिनाई है रीडिंग से संबंधित है। फर्स्ट विकल्प इसमें उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास गतिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा? अभिव्यक्ति के लिए केवल निश्चित विधा की अनुमति को दें, विफलता का आरोपण, क्षमता की कमी को माने या फिर बहुत लंबे और बारंबार दत्तकारी दें या फिर सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान यहाँ पर करें। तो हम कह सकते हैं कि समावेशन सुनिश्चित करने में जो प्रभावी होगा अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों के समावेशन को जो सुनिश्चित करेगा। सूचना प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के विकल्प यहाँ पर दें, क्योंकि देखिए जो बच्चे अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले हैं तो उनका समावेशन कब होगा? जब उनको तरह तरीके से यानी कि जो सांकेतिक रूप है, मौखिक रूप है या इशारे से किसी भी तरीके से यहाँ पर बच्चों को हम सूचना देने के विकल्प रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिए, प्रतिभावान विद्यार्थी जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं, अपने आयु स्तर से नीचे के प्रश्नों को हल करने में असमर्थ होते हैं, सरल और आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति रखते हैं या प्रतिभावान विद्यार्थी में मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है। तो देखिए प्रतिभावान विद्यार्थी जो होते हैं वो जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित कर लेते हैं, मतलब समझ लेते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट ही यहाँ पर इसके लिए उत्तर होगा। लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि सीखना केवल ज्ञान का अवशोषण है, सीखना इनाम के प्रति एक नियंत्रित प्रतिक्रिया है, ज्ञान को शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को निष्क्रिय तरीके से पोषित किया जा सकता है, ज्ञान का सह-निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने में, दूसरों की मदद करने में है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लेव वाइगोत्स्की का जो मानना था कि ज्ञान का सह-निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चों के स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरों की मदद से करने में है। ऑप्शन 4 यहाँ पर उत्तर होगा। लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति ये तर्क करते हैं कि मानव अधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो? आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास या फिर अधिकारिता सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास से संबंधित रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर इस प्रश्न के लिए उत्तर रहेगा। आगे देखिए, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम एक सरल प्रक्रिया है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, केवल औपचारिक अनुदेश द्वारा ही हो सकता है या फिर परीक्षाओं पर प्रतिबंधात्मक है? तो एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम जो होता है वो निश्चित रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 2 होगा यहाँ पर इस प्रश्न के लिए उत्तर। एक बालिका कूदना सीखने से पहले चलना और उछलना सीखती है, यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो यहाँ पर देखिए बालिका जो है कूदना सीखने से पहले
चलना और उछलना सीखती है। तो यहाँ पर ये सिद्धांत को दर्शाएगा, विकास के सभी आयाम पारस्परिक रूप से संबंधित है। विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है या विकास की प्रकृति सततगामी नहीं है। परिपक्वता और अनुभव दोनों को विकास प्रभावित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो विकास होता है वो पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण यहाँ पर करता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड जो होगा यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। डेवलपमेंट फॉलो ए प्रेडिक्टेबल पैटर्न्स, ऑप्शन सेकेंड। आगे बढ़ते अगला प्रश्न आता है, बालक में वृद्धि और विकास में क्या शामिल है? तो यहाँ पर है मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन या फिर दोनों प्रकार की मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन। फोर्थ है शरीर के आकार और बनावट में केवल भौतिक परिवर्तन। तो हम यहाँ पर बात करें कि बालक में वृद्धि और विकास में जो चीजें शामिल होती है वो होती है उसमें मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही प्रकार के परिवर्तन जो होते हैं वो इसमें यहाँ पर शामिल होते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस जो होते हैं वो दोनों ही इसमें शामिल रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौतिक एवं सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संशोधित करता है? तो यहाँ पर देखिए उस कारक को देखना है यहाँ पर जो भौतिक और सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संशोधित करता है और जो किसी बालिका के अनुभव को उसके विकास के दौरान प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर प्रकृति, अनुवांशिकता, लालन पालन, क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पर लालन पालन जो रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ये कारक यहाँ पर बालिका को के अनुभवों को उसके विकास के दौरान प्रभावित करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा लालन पालन, नर्चर, ऑप्शन थर्ड। आगे देखिए अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर सेट के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। और यहाँ पर है स्कूल एवं पास पड़ोस, परिवार और संचार माध्यम, पास पड़ोस एवं शिक्षक या परिवार एवं पास पड़ोस। तो देखिए परिवार दो जगह पर दिया है, पर परिवार के साथ साथ दो कारक यहाँ पर एक साथ होने चाहिए जो कि हमारे उत्तर में सही रूप में हो, और वो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर फोर्थ में जो कि होगा परिवार और पास पड़ोस जो होते हैं ये हमारे प्राथमिक संस्थाएं होती हैं बच्चों के समाजीकरण के लिए। तो हम कह सकते हैं फैमिली एंड नेबरहुड इज फर्स्ट प्राइमरी एजेंसी। आगे देखिए अगला देखिए यहां पर कमल स्वयं को तर्क देता है कि यदि तनु उसे एक क्रेयन देगी तो वह भी उसे एक क्रेयन देगा ताकि उपहारों के लेन देन में समानता हो। कमल लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण पर यहां पर रहेगा? तो यहां पर है यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण या फिर अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनवीकरण, सामाजिक व्यवस्था निर्वहन अभिनवीकरण और सामाजिक समझौता यहां पर अभिनवीकरण। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा जिसमें है यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन यहां पर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न आता है यहां पर संज्ञानात्मक विकास कि किस चरण में उससे एक दूसरे के साथ ख्याल संबंधी विचार साझा करते हैं और इस समझ को कि संकेत वस्तुओं को दर्शाते हैं, सुदृढ़ करते हैं, लेकिन संरक्षण करने में यहां पर अक्षम होते हैं। तो देखिए यहां पर संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में, ये थोड़ा सा यहां पर मिसप्रिंट है, विकास के किस चरण में उससे एक दूसरे के साथ में ख्याल संबंधी विचार साझा करते हैं और इस समझ को संकेत वस्तुओं को दर्शाते हैं, सुदृढ़ करते हैं, संरक्षण करने में असक्षम होते हैं। संवेदी पेशी अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है यहां पर वो संरक्षण करने में असमर्थ होते हैं, जो हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज होगी ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला प्रश्न आए, एक 6 वर्षीय बालिका सोचती है कि लंबे ग्लास में और छोटे और चौड़े बर्तन से अधिक पानी आता है, यद्यपि उसकी आंखों के सामने ही पानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पलटा गया। पियाजे के अनुसार बालिका की यह सोच किस योग्यता की कमी के कारण यहां पर रहेगी? क्रमबद्धता की योग्यता, सोपान क्रमिक वर्गीकरण योग्यता या अकेंद्रिता या फिर है अनुपातिक तर्क योग्यता? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये जो योग्यता होगी ये रहेगी अकेंद्रिता के कारण, ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा यहां पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न है यहां पर, बच्चा मैं पहले के इस हिस्से को पूरा नहीं कर पा रहा हूं। बच्चा यहां पर देखिए कह रहा है कि मैं पहले के इस हिस्से को पूरा नहीं कर पा रहा हूं। तो अध्यापक यहां पर उसको थोड़ी सी हिंट देते हैं कि यहां पर कौन सा टुकड़ा आना चाहिए, क्योंकि ये बिल्ली के पैर हैं। तो बच्चा कहता है यहां पर कि पंजे आना चाहिए। अध्यापक सही है, कौन सा टुकड़ा पंजे जैसा दिखता है?
तो बच्चा कहता है कि ये वाला। तो देखिए बच्चा यहाँ पर कहीं पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, थोड़ा सा अटक रहा है, तो शिक्षक इशारे इशारे में उसको हिंट देकर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छा उदाहरण होता है इसके फोल्डिंग का, यानी कि पाठ का, है ना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से उदाहरण के रूप में रखा है। और उपयुक्त बातचीत में सामाजिक अंतःक्रिया किस विशेषता पर प्रकाश डाला जा रहा है। यहाँ पर है विकल्प, अवलोकनात्मक अधिगम, या फिर विवरण, या पाठ या संज्ञानात्मक संघर्ष। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जहां पर बच्चा थोड़ा सा अटक रहता है, वहां पर शिक्षक इशारे के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से बच्चे को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, और ये पाठ कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा आता है, लेव वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो यहाँ पर सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, मनोयौनिक दृष्टिकोण, या फिर व्यवहारवादी दृष्टिकोण, या फिर हम कहें यहाँ पर इसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये लेव वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है ये किससे संबंधित है। तो ये यहाँ पर संबंधित होता है सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव से संबंधित यहाँ पर रहेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस प्रश्न के लिए उत्तर होगा। अगला हमारा प्रश्न आता है, पियाजे के सिद्धांत पर आधारित एक रचनावादी कला में किस तरह से सीखते हैं। तो पियाजे के सिद्धांत पर आधारित एक रचनावादी कला नहीं, ये कक्षा है। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ। कक्षा में किस तरह से सीखते हैं, बड़ों का अनुसरण करके, बड़ों के द्वारा दी गई व्याख्याओं से सीखते हैं, या फिर पुरस्कार के लिए प्रयास से सीखते हैं, या फिर स्वतः स्फूर्त गतिविधियों से सीखते हैं। तो देखिए जब कक्षा जो रहेगी उसका प्रकार जो रहेगा वो एक रचनावादी कक्षा के रूप में रहेगा। तो रचनावादी कक्षा के अंदर बच्चे जो होते हैं वो स्वतः स्फूर्त गतिविधियों के माध्यम से सीखते हैं, और यही रचनावादी कक्षा का एक विशेषता होती है, उसका एक लक्षण होता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं, यहां पर स्वतः स्फूर्त गतिविधियों से ये सीखेंगे, थ्रू सेल्फ इनिशिएट एक्टिविटी के माध्यम से यहां पर सीखेंगे। आगे अगला प्रश्न आता है, हॉवर्ड गार्डनर के बहुउद्देश्य सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति में दूसरों के अभिप्राय, भावनाएं और व्यवहार को समझने की योग्यता है तो उसमें निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि कही जाएगी। तो देखिए यहाँ पर व्यक्ति दूसरों के अभिप्राय समझ सकता है, उनकी भावनाएं समझ सकता है, उनकी फीलिंग्स को देख सकता है, समझ सकता है, महसूस कर सकता है, उनके व्यवहार को समझ सकता है, और उस प्रकार की योग्यता यदि व्यक्ति के अंदर है तो उसमें कौन सी बुद्धि कही जाएगी। व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता, अनुभवजन्य, सामाजिक, या फिर है अंत व्यक्तित्व बुद्धिमत्ता यहाँ पर कही जाएगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऐसी बुद्धि का जो प्रकार रहेगा वो अंत व्यक्तित्व बुद्धि रहेगी, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस रहेगी। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर रहेगा इस प्रश्न के लिए उत्तर। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देगी। तो यहाँ पर देखिए अध्यापिका किसको महत्व देगी, निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं को, ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को, किसी भी तरह से पाठ्यक्रम के समापन को, या फिर दंड आधारित कठोर अनुशासन पद्धतियों को। तो देखिए यहाँ पर बाल केंद्रित कक्षा है और उसमें अध्यापिका महत्व देगी ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो यहाँ पर उत्तर होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न यहाँ पर कथन के रूप में है। कथन कहता है, बच्चों के भाषाई विकास के लिए प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में समृद्ध परिवेश आवश्यक होना चाहिए, और कारण बताया है भावनाओं की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या यहाँ पर सही विकल्प रहेगा? ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की, या ए सही लेकिन आर गलत है, या फिर ए और आर दोनों ही यहाँ पर गलत हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। मतलब ए वाला कथन भी यहाँ पर सही है, कारण आर भी सही है, लेकिन आर पूरी तरह से ए को व्याख्यायित नहीं कर सकता है, उसे पूरी तरह स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। तो यहां पर ऑप्शन 2 बनेगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला हमारा प्रश्न आता है, जब हरजोत को अपनी प्रदत्त कार्य में सितारा नहीं मिलता तो वह परेशान हो जाती है और अपने काम के संदर्भ में दी गई किसी भी आलोचनात्मक टिप्पणी के प्रति यह रक्षात्मक रूप अपनाती है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे अधिक प्रभावकारी यहाँ पर रहेगा। मतलब जैसे उसने अपना जो कार्य था उसको किया और उसको कोई फीडबैक या कोई जो है वो नहीं मिला तो यहाँ पर वो परेशान हो जाती है, और कौन सा वो रक्षात्मक रूप यहाँ पर अपनाएगी और इस संबंध में हम कौन सा प्रभावकारी उपागम यहाँ पर अपना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर यदि हम देखें
तो उसे रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना और अपना काम दोहराने के लिए कहना, या सुनिश्चित करना कि उसके हर प्रदत्त कार्य में सितारा मिले जिससे वह परेशान ना हो, या सुनिश्चित करना कि उसके किसी भी प्रदत्त कार्य में कोई सितारा या पुरस्कार ना मिले जिससे उसकी आदत ना पड़े, और उसको किसी भी तरह की प्रतिपुष्टि ना देना। तो यहां पर देखिए उसे हम रचनात्मक प्रतिपुष्टि देंगे और अपना काम दोहराने के लिए भी कहेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा यहां पर हम कह सकते हैं फर्स्ट विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है? तो यहां पर देखिए पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है, उसे हमें देखना है। पोर्टफोलियो समय विशेष के दौरान किए गए कार्यों को संकलित करता है और विकासात्मक परिवर्तनों पर प्रकाश डालता है। दूसरा है पोर्टफोलियो विद्यार्थी को अभिकल्प करने, संग्रह करने और मूल्यांकन में संलग्न करते हैं। थर्ड है पोर्टफोलियो विद्यार्थी को स्वयं के अधिगम की प्रगति के आकलन में संलग्न करके स्वनियमितता को समुन्नत करते हैं, या पोर्टफोलियो में असंबद्ध परीक्षण और क्विज होते हैं और अधिगम के उत्पाद को ये सुनिश्चित करते हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं जो विशेषता नहीं होगी वो यहां पर देखना है, और यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बता रहा है कि पोर्टफोलियो में असंबद्ध परीक्षण होते हैं और क्विज होते हैं और ये अधिगम के उत्पाद को सुनिश्चित करते हैं। तो यहां पर फोर्थ विकल्प जो होगा ये पोर्टफोलियो की विशेषता में शामिल नहीं रहेगा। आगे देखिए अगला प्रश्न आता है, यहाँ पर सामान्य कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करने का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? बालक विशेष के मजबूत पक्ष, रुचि और आवश्यकताओं की पहचान करना, या फिर व्यक्तिगत भिन्नताओं का निरादर करना और एक समानता सुनिश्चित करना। इसी के साथ में अधिगम को सहज बनाने के लिए आकलन युक्तियों का अनुकूलन करना, और फोर्थ है यहाँ पर प्रत्येक के लिए व्यक्तित्व शिक्षा योजना बनाना। तो देखिए यहां पर हम कह सकते हैं कि इसमें अध्यापक को क्या करना चाहिए, तो इन्हीं जो कथन दे रखे हैं इन्हीं के ऊपर हमारा उत्तर यहां पर बनेगा। तो हम यहां पर देखेंगे कि बालक के विशेष मजबूत पक्ष, रुचि, आवश्यकताओं की पहचान करना शिक्षक के लिए यहाँ पर रहेगा। दूसरा यहाँ पर रहेगा थर्ड नंबर का जो कि होगा अधिगम को सहज बनाने के लिए आकलन युक्तियों का अनुकूलन करना और प्रत्येक के लिए व्यक्तित्व शिक्षा योजना बनाना। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो होगा वो हमारा उत्तर होगा और वो हमें मिलेगा ऑप्शन नंबर थर्ड के अंतर्गत। यहाँ पर फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ के रूप में, तो यहाँ पर थर्ड विकल्प इसका उत्तर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आता है, प्रकाश, ध्वनि, स्पर्श और अन्य सामग्रिक जानकारी के प्रति अति संवेदनशीलता, संचारण में शाब्दिक क्षीणता और अशाब्दिक होना, नित्य क्रमों पर अन्य व्यक्तियों को अति निर्भरता और दूसरों से नजर चुराना किन बच्चों के प्राथमिक लक्षण है? तो देखिए यहाँ पर किसी प्रकार की जो अक्षमता है उसके कुछ लक्षण दे रखे हैं, है ना। मतलब प्रकाश, ध्वनि, स्पर्श आदि के प्रति अति संवेदनशीलता और संचारण में शाब्दिक क्षीणता होना, अशाब्दिक होना और नित्य क्रमों पर अन्य व्यक्तियों पर अति निर्भरता होना, दूसरों से नजर चुराना, ये बच्चों में लक्षण होते हैं। तो ये किस प्रकार की अक्षमता कहलाती है? तो यहाँ पर श्रवण, बौद्धिक या फिर स्वलीन स्पेक्ट्रम या फिर है दृष्टि अक्षमता। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आप दृष्टि को भी देख सकते हैं, बौद्धिक को भी देख सकते हैं, पर आपके लिए यहाँ पर थर्ड विकल्प जो होगा स्वलीन स्पेक्ट्रम, जिसे हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं, और ये यहाँ पर लक्षण रहेगा इन बच्चों का। ऑप्शन नंबर थर्ड। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में सुविधा वंचित समूह में आने वाले बच्चों को शामिल करने के लिए प्रभावशाली नहीं रहेगी? तो यहां पर उस गतिविधि को देखना है जो यहां पर प्रभावशाली नहीं रहेगी। देखिए यहां पर कक्षा में होने वाली चर्चाओं में शामिल होने के अवसर देना, विद्यालय की सभी गतिविधियों में बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करना, या बच्चों की उपस्थिति और ठहराव की नियमित मॉनिटरिंग करना, या फिर समूह संबद्धता के आधार पर पृथक पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो देखिए समूह संबद्ध मतलब बच्चों का एक समूह जो है वो विशेष रूप से अलग प्रकार का, दूसरा अलग प्रकार का, ये यहाँ पर प्रभावशाली नहीं रहेगा। सब बच्चों को हम साथ साथ बैठाएंगे, यानी कि कमजोर के साथ में जो इंटेलिजेंस बच्चा है उसको साथ भी उसको बैठा सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो ज्यादा प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको एक तरफ और दूसरे कमजोर को एक तरफ, तो ये यहाँ पर प्रभावशाली नहीं रहेगी। इस प्रकार के समूह संबद्धता के आधार पर यदि हम बच्चों को अलग अलग बैठाएंगे तो फोर्थ विकल्प यहाँ पर रहेगा उत्तर इस प्रश्न का। अगला प्रश्न हमारा आता है, यहाँ पर निम्नलिखित का हमें मिलान करना है और यहाँ पर जो अक्षमताएं हैं वो दे रखी हैं और इसी के साथ में इनके इस तरफ यहाँ पर इनका वर्णन दिया है इस बीमारी का।
तो यहाँ पर हम देखिए डिस्फेजिया की बात करते हैं। तो डिस्फेजिया जो होता है ये यहाँ पर क्या होता है, तो डिस्फेजिया की यदि बात करें तो देखिए डिस्फेजिया जो होता है ये एक भाषाई विकार है जो संप्रेषण कौशल और बोध की योग्यताओं को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डिस्फेजिया को हम मिलान करेंगे फोर्थ वाले वर्णन के साथ में। फिर आता है यहाँ पर डिस्प्रेक्शिया। डिस्प्रेक्शिया जो होता है ये संतुलन, सूक्ष्म गत्यात्मक नियंत्रण और गतिबोधक समन्वय वाले रोजमर्रा के कामों को करने में कठिनाई इसमें देखने को मिलती है। इसी के साथ में आता है डिस्कैलकुलिया जो कि काफी महत्वपूर्ण है और ये गणितीय अक्षमताओं से संबंधित होती है। तो इसका मिलान इसके सामने ही वाले वर्णन में हो जाएगा। डिसग्राफिया, ग्राफिया यहाँ पर लेखन संबंधित रोग वो अक्षमता होगी। तो जो दिव्यांगता जो संबंधित लिखने के साथ साथ योग्यता को प्रभावित करती है, इस प्रकार से हम करते हैं इनका मिलान, और मिलान यहाँ पर सही रहेगा ऑप्शन नंबर 4 के रूप में, जो कि होगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अध्यापक किस तरह से रचनात्मक चिंतन को पोषित कर सकते हैं? शिक्षार्थियों पर सतत रूप से निगाह रख करके या फिर प्रत्येक शिक्षार्थी से निपुणता से कुछ भी अपेक्षित न कराना, शिक्षार्थियों को समस्या समाधान के लिए भिन्न भिन्न तरीके अपनाने के अवसर देना, फिर या शिक्षार्थियों के लिए बहुत ही कठिन गतिविधियों का चयन करके उन्हें अनुसरण करने के लिए सख्त निर्देश देना। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अध्यापक बच्चों में किस तरह से रचनात्मक चिंतन को यहाँ पर पोषित कर सकते हैं। तो पोषित तब कर पाएंगे जब शिक्षार्थियों को समस्या समाधान के लिए भिन्न भिन्न तरीके के अवसर अपनाने के अवसर यहाँ पर देंगे। तो हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो रहेगा ये इस प्रश्न के लिए यहाँ पर सही उत्तर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आता है, ले वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है। तो ये मुख्य रूप से किसकी व्याख्या करता है? आनुवंशिकता के विकास पर प्रभाव को, संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को, समाज ग्रहण के झेल परिस्थिति मॉडल का, या फिर अभिप्रेरणा आरोपण प्रतिरूप के प्रभाव को। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को ये मुख्य रूप से इसकी व्याख्या करेगा। ऑप्शन नंबर 2। वह शिक्षिका जो ये मानती है कि उसकी कक्षा का प्रत्येक छात्र अधिक अध्ययन करने से अपना प्रदर्शन सुधारने में सक्षम है, बच्चों की सफलता का श्रेय वो किसको देंगे? बच्चों की योग्यता, बच्चों के प्रयत्न को, बच्चों की घबराहट को, या फिर आनुवंशिक रचना को। देखिए जब शिक्षिका ऐसे मानती है कि कक्षा का प्रत्येक छात्र अधिक अध्ययन करके अपना प्रदर्शन सुधारने में सक्षम है, तो वहां पर बच्चों के एफर्ट्स जो रहेंगे, बच्चों के प्रयत्न जो रहेंगे, उन्हीं को श्रेय देगी शिक्षिका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 के रूप में। तो यहाँ पर बच्चों का प्रयत्न हमारा उत्तर। एक अध्यापक को बहुत अधिक अपेक्षाएं किससे रखनी चाहिए? केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थी से, जेंडर वर्ग को ध्यान में न रखते हुए सभी विद्यार्थी से, विशेष श्रेणी से संबंधित विद्यार्थियों को छोड़कर सभी विद्यार्थी से, या भिन्न भिन्न विषयों में लड़कों लड़कियों से अलग अलग अपेक्षाएं, जैसे गणित में लड़कों से, भाषा में लड़कियों से। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जेंडर और वर्ग का ध्यान में न रखते हुए सभी विद्यार्थियों से शिक्षक को बहुत अधिक अपेक्षाएं रखनी चाहिए, यानी कि कुल मिलाकर के सभी विद्यार्थियों से अपेक्षाएं रखनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 होगा यहाँ पर उत्तर। अगला प्रश्न है, यहाँ पर किस दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है? सामाजिक, रचनावादी या व्यवहारवादी, या फिर सूचनात्मक प्रक्रियाकरण, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर संरचनावादी। तो देखिए यहाँ पर उत्तर रहेगा इस प्रश्न के लिए, अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है, तो इसे हम कहेंगे सामाजिक संरचनावादी, यहाँ पर सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट यहाँ पर प्रक्रिया हमारी रहेगी। ऑप्शन नंबर 1। पीटर कहता है मैं असफल हूं क्योंकि मैं मूर्ख हूं, और इसका मतलब है कि मैं हमेशा ही असफल होऊंगा। ये यहाँ पर क्या दर्शाता है? अब सारी चिंतन, स्वता, यथार्थता, उपलब्धि, परिपक्वता, सीखी गई निस्सहायता, बेचारगी यहाँ पर दर्शाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ये सीखी गई निस्सहायता, बेचारगी जो रहेगी, लर्नड हेल्पनेस रहेगी, वो यहाँ पर दर्शाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न आता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार रिक्त स्थान का प्रयोग रिक्त स्थान को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। कंठस्थीकरण, प्रत्यास्मरण, कंठस्थीकरण, समालोचनात्मक चिंतन, अनुभव जनित अधिगम, या फिर समालोचनात्मक चिंतन, और 4 अनुभव जनित अधिगम प्रत्यास्मरण। तो यहां पर हम कह सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार 2 रिक्त स्थान दिए हैं। तो यहां पर देखिए 3rd विकल्प में देखिए, अनुभव जनित अधिगम का प्रयोग
समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों रिक्त स्थान में दो शब्द रहेंगे और जिसमें एक शब्द यहाँ से इधर का आगे वाला और दूसरा यहाँ पर रहेगा ये। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों में के अधिगम में उन्नति होने की संभावना कब है? तो अधिगमकर्ताओं के व्यक्तिगत और सांस्कृतिक अंतरों को ध्यान में न रखते हुए प्रत्येक को एक समान अध्ययन सामग्री दी जाए या फिर अध्ययन सामग्री को संकल्पनात्मक ढांचे में सुव्यवस्थित किया जाए या अध्ययन सामग्री को जानकारी के छोटे असंबंधित अंशों में विभाजित किया जाए या फिर अध्ययन सामग्री को परिभाषाओं की सूची हो, अध्ययन सामग्री में परिभाषाओं की सूची हो जिसका कोई भी उदाहरण नहीं हो। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि अधिगम में उन्नति होने के लिए जो सबकी संभावना कब है, तो यहां पर हम कह सकते हैं अध्ययन सामग्री को संकल्पनात्मक ढांचे में सुव्यवस्थित किया जाए। ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो हमारे इस प्रश्न के लिए उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन से अध्यापक अकादमिक अधिगम समय को बढ़ाने में प्रभावशाली यहाँ पर रहेंगे? तो देखिए वह अध्यापक जो कक्षा में अनुशासन बनाए रखने पर केंद्रित है। जब भी वो देखती है कि उसके विद्यार्थी दिए गए कार्य के अनुसार ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो उन्हें फटकारती है। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प कहता है वह अध्यापक जो अपने विद्यार्थियों को बताती है कि उन्हें कोई गतिविधि तब तक पूरी कर लेनी चाहिए जब तक कि दूसरी क्रिया में जाने के समय संगीत की धुन बजा देती है। थर्ड है वो अध्यापक जो नियमित रूप से कोई गतिविधि करता है या करती है दूसरी सुविधा के लिए उस गतिविधि को रोक देती है और फिर पुनः पहली गतिविधि करवाती या करवाता है। और फोर्थ है यहाँ पर अध्यापक जो अपने विद्यार्थी से अपेक्षा करता है कि वे एकदम सीधे बैठे और अपना पूरा ध्यान श्याम पट से नकल उतारने पर रखें। तो यहाँ पर देखिए अधिगम समय को बढ़ाने में प्रभावशाली जो रहेंगे वो रहेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। एक अध्यापक जो अपने विद्यार्थियों को बताती है कि उन्हें कोई गतिविधि कब तक पूरी कर लेनी है और दूसरी क्रिया में जाने के समय संगीत की धुन बजा देती है। ऑप्शन सेकेंड। अगला हमारा प्रश्न आता है जब कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल होता है तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या रहेगा? बालक ने उत्तर अच्छी तरह से याद नहीं किया, अभिभावक असफल हो गए, उन्हें बालक की अतिरिक्त कक्षा या ट्यूशन का प्रावधान करना चाहिए था, बालक विद्यालय में पढ़ने के योग्य नहीं या व्यवस्था की असफलता है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यह व्यवस्था की असफलता है और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर द सिस्टम हैज फेल्ड। तो फोर्थ विकल्प जो होगा उस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कथन और कारण के रूप में जो कि विद्यार्थी को अर्थ ग्रहण करने में अपनी स्वाभाविक रुचियों को पोषित करने के लिए अवसर मिलने चाहिए, जैसे कि तरह तरह की वस्तुओं का उपयोग करना, प्रयोग करना एवं परीक्षण करना, मानस मंथन और चर्चाएं करना। कारण यहाँ पर दिया है अधिगम की प्रगति क्रियाशील और सामाजिक है। सही विकल्प का चयन हमें करना है और सही विकल्प यहाँ पर क्या रहेगा? ए आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है एक ही, या ए आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं एक ही, या ए सही आर गलत, या दोनों ही गलत। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए और आर दोनों ही बिल्कुल सही बात कर रहे हैं और दोनों ही सही है और आर सही व्याख्या भी करता है यहाँ पर एक ही, क्योंकि अधिगम की जो प्रकृति होती है क्रियाशील और सामाजिक होती है। तो निश्चित रूप से कारण भी यहाँ पर इसको सही रूप से स्पष्ट करता है। तो यहाँ पर पहला विकल्प होगा इस प्रश्न के लिए हमारा इसमें उत्तर। विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? चार विकल्प आपके सामने हैं। विकास के क्षेत्र सुस्पष्ट है और उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। दूसरा है बाल विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास के विषय में एकमत है। बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। और फोर्थ है सभी बच्चों के लिए विकास एक निर्बाध और निरंतर प्रक्रिया है। तो देखिए यहाँ पर बच्चों के विकास से संबंधित में जो कथन यहाँ पर सही है उस कथन की यदि हम बात करें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भों से प्रभावित होता है, यानी कि बच्चों का सामाजिक संदर्भ जिस प्रकार से होगा बच्चों का विकास भी उसी प्रकार का रहेगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर रहेगा इस प्रश्न के लिए उत्तर। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों के स्तर का अनुकूल सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? तो यहाँ पर कक्षा 3 के बच्चों के लिए हमें अनुकूल सूक्ष्म गति कौशल के उदाहरण को इसमें पहचानना है। दोस्तों के साथ दौड़ना, धागे में मोती पिरोना,
सीढ़ियां चढ़ना, खरगोश की तरफ फुदकना। तो देखिए सूक्ष्म गति कौशल जिसमें हमारे कुछ छोटे छोटे से कार्य किए जाते हैं, जिसमें हमारी छोटी मांसपेशियां सक्रिय होती है, तो वो रहेगा धागे में मोती पिरोना, ऑप्शन नंबर सेकेंड। बाकी अन्य सभी यहाँ पर स्थूल गति कौशल के उदाहरण रहेंगे। तो अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति गुण पूर्णतः आनुवांशिक है? तो यहाँ पर हमें उस प्रवृत्ति या गुण को देखना है जो पूरी तरीके से आनुवांशिक रूप से निर्भर रहता है, आनुवांशिक गुणों पर निर्भर रहता है। आंखों का रंग, बुद्धि, नैतिक विकास, सामाजिक कौशल। तो यहाँ पर हम देखेंगे आंखों का जो रंग रहेगा ये पूर्णतः आनुवांशिक रहेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा यहाँ पर, सॉरी फर्स्ट नहीं, हाँ फर्स्ट ही इसमें हमारा उत्तर होगा, क्योंकि नीचे इसमें कुछ 1 2 2 3 इस प्रकार से दे रखे हैं। तो फर्स्ट में यहाँ पर उत्तर भी हमारा फर्स्ट वाला ही रहेगा, यानी कि केवल एक ही इसमें हमारा उत्तर होगा, जो कि होगा आंखों का रंग। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखें। तो अगला प्रश्न आता है, विद्यालय बच्चों के नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं और उनसे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। विद्यालय समाजीकरण के रिक्त स्थान संस्था के रूप में कार्य करते हैं। तो देखिए प्राथमिक और सामाजिक जो एजेंसी होती है समाजीकरण की, इनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप जरूर ध्यान रखिएगा। समाजीकरण की विद्यालय जो होता है वो समाजीकरण की एक द्वितीय एजेंसी के रूप में माना जाता है, और घर पड़ोस जो होता है ये प्राथमिक एजेंसी के रूप में होते हैं। तो उत्तर बन जाएगा इसमें हमारा यहाँ पर द्वितीय एजेंसी या संस्था के रूप में ये कार्य कर रहा है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, अच्छा लड़का अभिविन्यास प्रदर्शित करता है? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि पूर्व पारंपरिक स्तर है, परतंत्र नैतिकता स्तर है, और सहयोगी रूप से नैतिकता स्तर है। तो देखिए अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, अभिविन्यास प्रदर्शित बच्चा यहाँ कौन से स्तर पर करेगा? तो वो करता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड, जो कि होता है पारंपरिक स्तर, ऑप्शन सेकेंड। अगला हमारा प्रश्न है, सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव करना क्या कहलाएगा? समावेशन, संतुलन, साम्य धारणा, समावेशन या फिर असंतुलन या असाम्य धारणा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव करना जो होगा वो उसके लिए कहलाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, समायोजन, ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन है, अवस्था रिक्त स्थान अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उनमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है। अमूर्त संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या फिर पूर्व संक्रियात्मक या फिर संवेदी गामक पेशी अवस्था के अंतर्गत। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है वहां पर उस अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उनमें भाषा कौशल जो होते हैं वो तेज गति से विकसित होने लगते हैं प्री ऑपरेशनल के अंदर। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, रिक्त स्थान में एक अध्यापिका और 2-4 विद्यार्थी एक सहयोगी गुट बनाते हैं और एक एक करके लेखांश पर संवाद को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर ये जो शिक्षण इनका रहेगा वो कैसा रहेगा? तो यहाँ पर अन्योन्य शिक्षण, पाठ या खोजी अधिगम या फिर क्रमबद्ध अनुदेशन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस प्रकार का जो शिक्षण रहेगा वो अन्योन्य शिक्षण के रूप में रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए लेवाइगोस्की ने निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सुझाई है? अनुदेशनात्मक पाठ या फिर पुनर्बलन, साम्य धारणा, संतुलन या फिर है अभिक्रमित शिक्षण। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अनुदेशनात्मक पाठ यहाँ पर रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर उत्तर होगा। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है, ये हमें इसमें देखना है। और कम क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में उपेक्षा करनी चाहिए, या कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। थर्ड है, विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। और फोर्थ है, कक्षा में पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए और सभी नियम शिक्षक निर्धारित होने चाहिए। तो देखिए हम यहाँ पर बात प्रगतिशील कक्षा शिक्षा की कर रहे हैं और उसके संदर्भ में यहाँ पर विद्यार्थियों को समस्या समाधान के हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा वो यहाँ पर प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में सही रहेगा। हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति की मनोदशा, स्वभाव और प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता को किस नाम से जाना जाता है? काफी बार
ये प्रश्न हर सेट में लगभग देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भाषात्मक बुद्धि, शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि, अंतर व्यक्तित्व बुद्धि या फिर है अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, तो यहाँ पर रहेगी ऑप्शन नंबर थर्ड, अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, ऑप्शन थर्ड। चलिए, लड़की की तरह ना रो तुम लड़के हो, पिता के द्वारा पुत्र को कहा गया ये वाक्य क्या दर्शाता है? तो देखिए, पिता यहाँ पर बच्चे को कह रहे हैं कि लड़की की तरह मत रो तुम लड़के हो। तो निश्चित रूप से ये वाक्य यहाँ पर जेंडर पहचान, रूढ़िवादिता, जेंडर सातव्यता, स्थिरता, जेंडर समानता किसे ये दर्शाता है? तो यहाँ पर वाक्य जो है ये निश्चित रूप से जेंडर रूढ़िवादिता को यहाँ पर दर्शाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में सही नहीं है? तो यहां पर देखना उस कथन को जो सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में सही नहीं है। यह शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों का निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका है। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में नवीनतम प्रक्रिया है और विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करता है। पारंपरिक पेपर कलम परीक्षण विद्यार्थियों की सभी विशेषताओं और क्षमताओं का आकलन नहीं कर पाते हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि यह शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों का निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका है, ये यहां पर संदर्भ में सही नहीं होगा सतत और व्यापक मूल्यांकन के। अगला प्रश्न कथन के रूप में है और कथन यहां पर दिया है, एक अध्यापक को कक्षा की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भाषाई विविधता को समझना चाहिए। अब इसके पीछे यहां पर तर्क दिया है, कक्षा में विद्यार्थी एक समरूप समूह गठित करते हैं। तो यहां पर सही विकल्प का इसमें चयन करना है। तो देखिए, यहां पर एक अध्यापक को कक्षा की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता को समझना चाहिए और कक्षा में विद्यार्थी एक समरूप, यहां पर समूह गठित करते हैं। तो समरूप का मतलब तो एक समान समूह गठित करते हैं। तो क्या यहां पर ए आर दोनों सही हैं या आर सही व्याख्या करता है एक ही, या फिर ए आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है एक ही, और ए सही है लेकिन आर गलत है और ए आर दोनों गलत हैं? तो यहां पर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए सही है लेकिन आर यहां पर गलत है। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है, विद्यार्थियों को एक इंद्रधनुष के रंगों का क्रम सिखाने के लिए प्रियंका बेनी आ पी ना ला के रंगों को क्रम को स्मरण करने हेतु इस्तेमाल की गई योजना क्या कहलाएगी? साधन, लक्ष्य विश्लेषण, स्मरणों परोपकारी या फिर वितरित अभ्यास लक्ष्य निर्देशित योजना। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये जो योजना रहेगी ये स्मरणोकारी रहेगी, ऑप्शन नंबर सेकेंड। यानी कि रंगों का क्रम याद रखने के लिए एक छोटा सा वाक्य उसने यहाँ पर बनाया है। चलिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अधिगम निःशक्तता वाले विद्यार्थियों के समावेशन के लिए सफल क्रियान्वयन हेतु प्रभावशाली है? विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के लिए बहुविध साधनों का प्रयोग, दूसरा विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार व्यक्तित्व शैक्षिक योजना को समुन्नत करना या फिर प्रक्रिया उन्मुख अधिगम की बजाय उत्पादन उन्मुख लक्ष्य को बढ़ावा देना, और फोर्थ है सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान मानक निर्धारित करना और कक्षा की विविधता को अनदेखी करना। तो यहां पर हम कह सकते हैं क्या इसके लिए विकल्प एक, जिसमें 1, 3 और 4 सही बताए गए हैं, और अगला है यहां पर 1 और 3, दूसरा है 1 और 2, फोर्थ है 1, 2 और 4। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इसमें जो प्रभावशाली उपगम के रूप में रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड के अंदर फर्स्ट और थर्ड। तो फर्स्ट ये देखिए यहां पर क्या है, विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के लिए बहुविध साधनों का प्रयोग, और थर्ड सेकंड है विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार व्यक्तित्व शैक्षिक योजना को समुन्नत करना। पहला और दूसरा यहां पर प्रभावशाली विद्यार्थियों के समावेशन के लिए प्रभावशाली उपागम रहेंगे। आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने में मुश्किल महसूस करता है और बार बार विद्यालय के द्वारा निर्धारित मुख्य धारा रूपी भाषा और उसके स्थानीय कस्बे की बोली में फेरबदल करता रहता है। एक अध्यापिका के तौर पर आप क्या करेंगे? भाषा के शुद्ध एकल स्वरूपी इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए, विद्यार्थी को विशेष शिक्षा वाले विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव रखना चाहिए,
या फिर अनुक्रमिक रूप से लक्षित भाषा में समरूपी शब्द अर्थ प्रस्तावित करनी चाहिए। फोर्थ है भाषाओं को मिश्रित करने पर फटकाना चाहिए। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि वो स्थानीय कस्बे की बोली में यदि फेर बदल करता रहता है तो हमें अनुक्रमिक रूप से लक्षित भाषा के समरूपी शब्द अर्थ प्रस्तावित करने चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर जो रहेगा वो हमारा उत्तर होगा। और बच्चा जो है यदि शुद्ध रूप से यदि अपने क्षेत्र की कस्बे की बोली बोलता है तो हम उसका भी सम्मान कर सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी के अंतर्गत इन चीजों को महत्व देना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आता है एक समावेशी कक्षा में। तो एक समावेशी कक्षा में क्या रहेगा? विशेष आवश्यकता वाले छात्र से अपेक्षा की जाती है कि सभी के लिए उपयोग में होने वाले साधारण पाठ्यक्रम को वे अपने अनुकूल बनाए, या फिर विशेष आवश्यकता वाले छात्र को मुख्य धारा की शिक्षा के बाहर उनके लिए विशेष रूप से तैयार की गई सामग्री को पढ़ाया जाता है। थर्ड है विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की शिक्षा का प्रयोजन एक विशेष शिक्षक के साथ अलग अलग कक्ष में किया जाता है, या फिर है विशेष आवश्यकता वाले छात्र का मुख्य प्रवाह शिक्षा धारा में पढ़ाया जाता है और प्रत्येक छात्र की पूर्ण भागीदारी के लिए सभी अवरोधों को हटाने की वचनबद्धता होती है। तो यहाँ पर बिल्कुल हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ, यहाँ पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को भी मुख्य प्रवाह शिक्षा की धारा में ही पढ़ाया जाएगा और सभी अवरोधों को हटाने की वचनबद्धता होगी। ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर उत्तर होगा। समावेशी कक्षा में पढ़ने वाला छात्र सौरभ निम्नलिखित विशेषताएं दर्शाता है। पुस्तक को पढ़ते समय या तो स्वयं के बहुत नजदीक या बहुत दूर पकड़ता है, या बार बार आंख झपकाता है, एक आंख बंद करता है, उसकी आंखों में लालिमा होती है, चाक बोर्ड पर लिखी विषय वस्तु को गलत पढ़ता है। और ये विशेषताएं निम्नलिखित में से किस परिस्थिति की ओर संकेत करती है? क्या उसके मस्तिष्की घात की और दृष्टिबाधिता, पठन वैफल्य या फिर उच्चारण वैफल्य? तो यहाँ पर हम बच्चे को थोड़ी सी दृष्टिबाधिता बच्चे के अंदर देखने को मिलती है, क्योंकि जो भी लक्षण यहाँ पर बताए जा रहे हैं वो आंखों से संबंधित दोष के ही बताए जा रहे हैं। तो दूसरा विकल्प यहाँ पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया गया है? तो उस प्रावधान को देखना है जो प्रावधान इसमें सुझाया नहीं गया है। प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। रट्टा मारकर तो रट्टा मारने की बात की ही नहीं जाएगी शिक्षा नीति के अंतर्गत। सृजनात्मकता पर पर्याप्त ध्यान देना और तार्किक निर्णय और नवाचारिता के प्रोत्साहित करने के लिए विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना। और फोर्थ है बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो नहीं सुझाया गया है, तो देखिए एक तो रट्टा मारकर सीखने के बजाय संप्रत्यात्मक समझ पर बल देना चाहिए। थोड़ा सा हमने पूरा नहीं पढ़ा था क्योंकि रट्टा मारने की बात की गई थी ना, इसीलिए थोड़ा सा आगे पढ़ना उसको बंद कर दिया था। तो देखिए ये रट्टा मारकर सीखने के बजाय सीखने के पर ही बल दिया जा रहा है इसमें। और यहाँ पर कहा जा रहा है ऑप्शन नंबर फोर्थ में बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड का इस्तेमाल करना चाहिए। ये शिक्षा नीति में नहीं सुझाया गया रहेगा। ऑप्शन फोर्थ। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर विद्यालय में पाठ्यक्रम को निर्धारित करने हेतु इस प्रकार का पाठ्यक्रम नियम लागू करना चाहिए जो रिक्त स्थान की तरफ बढ़े। तो देखिए यहाँ पर हम सीधे उत्तर को टिक करते हैं और समझते हैं जो मूर्त से अमूर्त की ओर है ना, यहाँ पर हो जाता है मूर्त और यहाँ पर हो जाएगा अमूर्त। जो मूर्त से अमूर्त की ओर और स्थानीय से वैश्विक की तरफ बढ़े। एक रिक्त स्थान और था यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर तो स्थानीय से वैश्विक की तरफ बढ़े। तो इस प्रकार 4 रिक्त स्थान इसमें थे इस प्रश्न के अंतर्गत और यहाँ पर ये इसमें रहेंगे चारों हमारे उत्तर जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में होंगे। अगला प्रश्न है एक अध्यापक पठन शुरू करने के लिए अपने विद्यार्थियों को कलम, चीता, पानी जैसे अर्थपूर्ण शब्दों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया में अधिगम का कौन सा सिद्धांत निहित है? क्रिया प्रसूत अनुकूलन, शास्त्रीय अनुकूलन, न्यूनतावाद या फिर है संरचनावाद? तो यहां पर रहेगा संरचनावाद, ऑप्शन नंबर फोर्थ। बच्चों के चिंतन को संप्रत्यात्मक बदलाव को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है? दंड का प्रयोग करके, बहुविभिन्न उदाहरण देकर या बच्चों को उनके तर्क खोजने के लिए कहकर
या बच्चों को सही संप्रति का रट्टा मारने के लिए कहकर या फिर बारंबार वेदन और अभ्यास के द्वारा। तो यहां पर हम कह सकते हैं बहु विभिन्न उदाहरण देकर बच्चों को उनके तर्क खोजने के लिए कहकर। ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा यहां पर हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के बारे में आशंकित है और चिंतित रहता है। एक अध्यापिका के तौर पर आपको लगता है कि उच्च स्तर की शैक्षिक आशंका लोगों को अभिप्रेरित और जिम्मेवार रखती है और एक संधारणीय और समृद्ध जीवन के लिए मदद करती है। दूसरा है, विद्यार्थी की बढ़ी हुई संशय और बेचैनी से भावनात्मक डर पैदा होता है जो विद्यार्थी की एकाग्रता शक्ति और स्मृति क्षमता को प्रभावित करता है। तो क्या यहां पर हमारा उत्तर रहेगा? तो हम कह सकते हैं कि इसमें ए गलत है लेकिन बी सही है। पहला ही यहां पर जो रहेगा ए गलत और बी सही है। चलिए अगला प्रश्न आता है, अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़े बच्चे, प्रथम पीढ़ी विद्यालयगामी लड़कियां और दिव्यांग बालक शिक्षा की पहुंच के संदर्भ में रिक्त स्थान स्तर पर हैं, प्रतिकूल अनुकूल समान या फिर प्राधिकृत। तो यहां पर हम कह सकते हैं ये अभी प्रतिकूल स्तर पर हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा यहां पर उत्तर। किस दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है? सामाजिक संरचनावादी या फिर है व्यवहारवादी, सूचनात्मक प्रक्रियाकरण या फिर है संरचनावादी। देखिए यहां पर हम कह सकते हैं कि अधिगम एक सक्रिय सामाजिक प्रक्रिया है, वो है सामाजिक संरचनावादी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक छात्रा यह मानती है कि वह परीक्षा में सफल नहीं हो पाएगी और वह अपने प्रदर्शन को कभी सुधार नहीं सकती। सामर्थ्य के संदर्भ में छात्रा का यह विश्वास उसके अधिगम को किस प्रकार प्रभावित करता है? छात्रा के अभिप्रेरण में वृद्धि करता है, छात्रा के अभिप्रेरण पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है और छात्रा के कार्य छोड़ने की अनुभूति का एहसास दिलाता है और उसे अधिगम असहायपन की ओर धकेलता है। छात्रा को कार्य तनाव मुक्त होने में सहायक होता है। तो देखिए यहां पर छात्रा को कार्य छोड़ने की अनुभूति का एहसास दिलाता है और उसे अधिगम असहायपन की ओर धकेलता है। ऑप्शन नंबर थर्ड होगा यहां उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों को सीखने के लिए निरंतर अभिप्रेत रखने के लिए सबसे ज्यादा मददगार है? विद्यार्थियों में योग्यता का समृद्धिक धारणा विकसित करना, इनामों का निरंतर वितरण और छात्रों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, असफलता को नियंत्रित कर कारकों पर प्रतिपादित करना और फोर्थ विद्यार्थियों में प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य को बढ़ावा देना। तो यहां पर हम कह सकते हैं विद्यार्थियों में योग्यता की समृद्धिक धारणा विकसित करना फर्स्ट विकल्प होगा यहां पर उत्तर। अगला हमारा प्रश्न है, बच्चों के द्वारा की गई त्रुटियां क्या दर्शाती है? निम्न बुद्धि, कम क्षमता, उनकी ज्ञान प्रजनन की क्षमता या बच्चों की चिंतन प्रक्रिया जो वयस्कों से गुणात्मक रूप में अलग है। तो यहां पर हम कह सकते हैं बच्चों की चिंतन प्रक्रिया जो वयस्कों से गुणात्मक रूप में अलग है। ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा यहां पर उत्तर। बालक का विकास किन क्षेत्रों में बटा है? 4 विकल्प आपके सामने है, हर विकल्प में कोई ना कोई एक शब्द जो है वो थोड़ा सा बदल कर रख दिया है, बाकी कुछ मिले जुले भी हैं। तो यहां पर हमें ध्यान रखना है कि बालक का जो विकास होता है वो किन क्षेत्रों में बटा होता है। देखिए गामक है, मनोवैज्ञानिक, संवेदनात्मक और सामाजिक है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक, संवेदनात्मक या फिर है शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक, और फोर्थ है यहाँ पर मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेदनात्मक। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि बालक का जो विकास होता है का क्षेत्र होता है वो बटा होता है शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक। ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो यहां पर उत्तर बनेगा इस प्रश्न का, बालक के विकास के क्षेत्रों के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ये दर्शाता है कि विकास दिशात्मक है और इसकी दिशा जो होती है वो सिर से पैरों की ओर होती है? तो ये हमें कौन सा सिद्धांत बताता है? शीर्षगामी,
अधोगामी या विशिष्टता से संबंधित या फिर मात्रात्मक परिवर्तन सिद्धांत। तो देखिए विकास जो है वो दिशात्मक है और सिर से पैर की ओर हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर जब बच्चे का जो सिर देखते हैं आप, तो बच्चे का जन्म के समय उसका सिर जो होता है तो वो थोड़ा सा मतलब पूरी तरह से गोल नहीं होता है, थोड़ा सा बड़ा भी लगता है ना, या थोड़ा सा अव्यवस्थित भी लगता है। पर धीरे धीरे बच्चे में समय के साथ साथ उसके सिर में बदलाव होने लगते हैं और धीरे धीरे सिर से पैर की ओर बच्चे का विकास जो होता है वो होने लगता है। तो ये बात जो करता है ये करता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है शीर्षगामी सिद्धांत जो है ये हमें बताता है। फर्स्ट विकल्प उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है कि राघव जब शिशु था, क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा बड़ा है। देखिए राघव जब शिशु था तो उसे माता पिता के स्नेह से वंचित रहना पड़ा और बाल्यावस्था के आगे के चरण में उसे बहुत ही संवेदनशील अध्यापक मिले, फिर भी उसे लोगों पर विश्वास करने में परेशानी होती है और वह जोखिम लेने का साहस नहीं दिखा पाता। राघव के विषय में विकास का कौन सा मुद्दा एकदम स्पष्ट रूप से वर्णित है? देखिए राघव की कुछ परेशानी थी बचपन में, यानी कि माता पिता उसके नहीं रह पाए थे और बाद में टीचर मिले, परंतु फिर भी उसे उतना स्नेह नहीं मिल पाता है। तो राघव के विषय में यहाँ पर कौन सा विकल्प एकदम स्पष्ट रूप से वर्णन करता है? पहला है निरंतरता अनिरंतरता का मुद्दा, दूसरा है यहाँ पर आरंभिक और बाद के अनुभवों का मुद्दा, प्रगति पालन पोषण का मुद्दा या फिर एक रूपता का मुद्दा, व्यक्तित्व का मुद्दा। तो देखिए यहाँ पर राघव के बारे में जो यहाँ पर राघव के विकास के बारे में जो स्पष्ट रूप से वर्णित होगा वो होगा आरंभिक बाद के अनुभवों का मुद्दा। क्योंकि देखिए जो कुछ भी अनुभव होते हैं वो हमारे अंदर संचित होते हैं और उसी के बारे में यहाँ पर दूसरे विकल्प में बात की गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होता है वह खेल जो बच्चों को दूसरे के विचारों, विश्वासों और भावनाओं को समझने में सहायक होता है क्या कहलाता है? ऐसा खेल जो होता है उसे हम क्या कल्पनाशीलता वाला खेल कहते हैं, समांतर खेल कहते हैं, एकांगिक खेल कहते हैं या फिर स्वतंत्र एकांगिक खेल कहते हैं? तो देखिए इस प्रकार का खेल जो बच्चों को दूसरों के विचारों, विश्वासों और भावनाओं को समझने में सहायक होगा क्या कहलाएगा? ये यहाँ पर कल्पनाशीलता वाला खेल कहलाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा यहाँ पर उत्तर। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक तर्कना के किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान प्रकार से लागू किए जाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि वे इनका पालन करे? तो निश्चित रूप से यहाँ पर अच्छा लड़का, अच्छी लड़की अभिविन्यास, दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास, यंत्री प्रयोजन अभिविन्यास या फिर है सामाजिक क्रम को बनाए रखने का अभिविन्यास। तो देखिए जहां पर हमारे निजी कर्तव्य हमें याद दिलाए जाते हैं और सभी पर लागू होता है तो निश्चित रूप से ये सामाजिक क्रम को बनाए रखने का अभिविन्यास ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा यहाँ पर उत्तर। अगला हमारा प्रश्न आता है अपने लंबे मगर कम चौड़े ग्लास में नींबू पानी के स्तर की ओर इशारा करते हुए सारा अपनी बहन को चिढ़ाती है कि उनके पिताजी ने उसे ज्यादा नींबू पानी दिया है। उसकी बहन किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देती क्योंकि उसके अपने पिता को उसके ग्लास से सारा के ग्लास में नींबू पानी डालते हुए देखा है और वो जानती है कि दोनों ग्लास में नींबू पानी की जो मात्रा है वो समान है। इस संदर्भ में सारा क्या प्रदर्शित करती है? केंद्रीकरण, जीववाद, क्रमबद्धता या फिर वर्ग समावेशन? तो सारा यहाँ पर प्रदर्शित जो करती है वो करती है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिसे हम केंद्रीकरण कहेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर उत्तर होगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आता है पियाजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं और तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है? पूर्व संक्रियात्मक काल, मूर्त संक्रियात्मक काल, उत्तर संक्रियात्मक काल या फिर औपचारिक संक्रियात्मक काल? तो यहाँ पर प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होगा पूर्व संक्रियात्मक काल हमारा उत्तर होगा ऑप्शन फर्स्ट। आगे देखिए अमन एक पहेली के टुकड़ों को ठीक से लगाने की कोशिश कर रहा है लेकिन वह सही जगह पर सही हिस्सों में फिट करने के लिए संघर्ष करता है। क्या, कैसे, क्यों के रूप में उसकी माँ उसे संकेत प्रदान करती है? लेव वाइगोत्स्की के सीखने के सिद्धांत के अनुसार सीखने की यह प्रक्रिया क्या करेगी? तो देखिए कक्षा में अध्यापक संकेतों के माध्यम से बच्चों को पाठ प्रदान करते हैं, यानी कि उसे आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। जहां पर बच्चा उलझता है, जहां उसको समस्या लगती है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन उसको होता है, वहां पर शिक्षक भी प्रदान करते हैं। यहाँ पर माँ उसको प्रदान करती है संकेत। तो यहाँ पर माँ जो है वो
वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार क्या प्रक्रिया कर रही है? बच्चे को अप्रेरित करेगी, उसे आक्रामक बना देगी, अधिगम के लिए पाठ प्रदान करेगी, काम करेगी या सीखने में मदद नहीं करेगी। तो देखिए माँ का यहाँ पर जो प्रयास रहेगा वो अधिगम के लिए पाठ का काम करेगा। यानी कि जब उसे थोड़ा सा हिंट मिलेगी, संकेत मिलेंगे, तो बच्चा वहां पर अपनी समस्या में आगे बढ़ जाएगा, यानी कि उसको दूर कर लेगा। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर उत्तर हो जाता है इसके लिए। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किसमें सहायक है? तो देखिए सहायक खोज किसमें यहाँ पर सहायक होगी? संज्ञानात्मक द्वंद्व है या फिर सहपाठी सहयोग है, उत्प्रेरक प्रतिक्रिया सहचर्य है, पुनर्बलन है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये सहपाठी सहयोग होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड होगा यहाँ पर उत्तर। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किसमें सहायक है? सहपाठी सहयोग में। आगे देखिए हावर्ड गार्डनर के बहुआयामी बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दृष्टिगत जगत को सही तरीके से अनुभव करने की योग्यता है और अपने आरंभिक अनुभव में परिवर्तन लाने की योग्यता के लिए किया गया है? तो देखिए यहाँ पर शारीरिक गतिबोधक, स्थानिक या तार्किक, गणितीय, गुणन बुद्धि या फिर है अंतः व्यक्तित्व बुद्धि। तो देखिए यहाँ पर बात करेंगे ऑप्शन नंबर सेकंड की, जो कि होगा यहाँ पर स्थानिक बुद्धि जो होगा ऑप्शन सेकंड। स्थानिक बुद्धि का प्रयोग दृष्टिगत जगत को सही तरीके से अनुभव करने की योग्यता है और अपने आरंभिक अनुभव में परिवर्तन लाने की योग्यता है। दोस्तों यहाँ पर आज के हमारे जो CDP से संबंधित 100 क्वेश्चन थे ये समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।